वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिंपल स्ट्रेन यूनिट में स्ट्रेन एनर्जी टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, define resilience, proof resilience and modulus of resilience, define toughness and modulus of toughness, and then explain the relation between impact and gradual load. अगर इस टॉपिक के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से शॉर्ट, लॉन्ग एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने ये देखा कि बॉडी पे जब एक्सटर्नल लोड होता है तो बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है, तो वो लोड बॉडी पे कुछ वर्क डन करता है या वो बॉडी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करता है ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड। उस एनर्जी को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और उस एनर्जी को हम अलग अलग टर्म से डिटरमाइन करते हैं। वो अलग अलग टर्म जैसे रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ये सब क्या होता है इनको हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है। तो स्ट्रेन एनर्जी इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी व्हेन इट इज स्ट्रेन्ड। मींस जब हम बॉडी पे एक्सटर्नल लोड लगा के बॉडी को डिफॉर्म कराते हैं तो उस प्रोसेस में बॉडी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करता है। दैट एनर्जी इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू और यूनिट इसका होगा, तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल एंड जूल कैन बी रिटन एज न्यूटन मीटर। It is the energy absorbed by the body when it is deformed or strained। मीन्स बॉडी पे एक्सटर्नल लोड लगा करके बॉडी को डिफॉर्म कराने पे जो एनर्जी स्टोर होता है उस एनर्जी को हम बोलते हैं, जो स्टोर्ड एनर्जी को हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं इट इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल लोड ऑन दी बॉडी। एक्सटर्नल लोड जो बॉडी पे वर्क करेगा दैट वर्क इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। तो अगर हम लोड और डिफॉर्मेशन का ग्राफ देखें तो जो हम बॉडी पे लोड लगाते हैं तो बॉडी पे जब लोड ग्रेजुअल होगा, क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे हैं ग्रेजुअल लोडिंग, स्टैटिक लोडिंग के लिए, तो जब लोड ग्रेजुअल होगा तो बॉडी पे लोड ग्रेजुअली इंक्रीज होगा और बॉडी का डिफॉर्मेशन भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। तो हमारा ग्राफ कुछ ये लीनियर ग्राफ दिखेगा। तो हम बोल सकते हैं कि विद द इंक्रीज ऑफ लोड, लोड को इंक्रीज करने पे चेंज इन लेंथ इंक्रीज होता जाता है। तो एरिया अंडर दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्ट्रेन एनर्जी और एरिया अंडर दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स वर्क डन बाय द लोड ऑन द बॉडी। दिस इज स्ट्रेन एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी कितना है। तो लेट इस पॉइंट का जो लोड है दिस इज P1 लोड और उसी पॉइंट का जो यहाँ डिफॉर्मेशन है this is delta 1 deformation, that is delta 1 change in length, then strain energy is area under P1 and delta 1 curve, that is half in P1 into delta 1, then this is the formula we will use for the calculation of strain energy। ये होता है work done by the load। अब जब स्ट्रेन एनर्जी हम लोग स्टडी कर चुके हैं तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी और वर्क डन बाय द लोड को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट भी होगा न्यूटन mm, बिकॉज लोड इज विल बी इन न्यूटन एंड डिफॉर्मेशन विल बी इन mm। अगर इस mm को आप मीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो डेट विल बी कन्वर्टेड इन द जूल। तो इसी के साथ हमारा पहला लर्निंग आउटकम अचीव हो गया कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। नाउ वी विल गो टू our second topic, that is define resilience, modulus of resilience and proof resilience। Now we will study resilience and proof resilience। जैसे कि प्रीवियसली हमने देखा कि स्ट्रेन एनर्जी का कंसेप्ट क्या है कि जब बॉडी पे लोड आता है, जब बॉडी पे लोड आएगा तो बॉडी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या वो लोड बॉडी पे वर्क करेगा, दैट एनर्जी इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। और इलास्टिक लिमिट के अंदर तक वो जो लोड और डिफॉर्मेशन का जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट लीनियर ग्राफ होता है। तो हमने वहां पे शो किया कि जो ग्राफ हमारा था दैट इज लीनियर विद इन इलास्टिक लिमिट, और इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर ग्राफ हमारा लीनियर है, लोड धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, डिफॉर्मेशन भी इंक्रीज होता जाएगा, तो एरिया अंडर द लोड एंड डिफॉर्मेशन कर्व इज हाफ इंटू P1 इंटू डेल्टा 1। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये रेजिलियंस एंड प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है। तो रेजिलियंस इज टोटल स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट
इलास्टिक लिमिट के अंदर जो भी स्ट्रेन एनर्जी है, दैट स्ट्रेन एनर्जी इज नोन एज रेजिलियंस। तो हम लोग पहले डिफाइन कर दें कि रेजिलियंस होता क्या है। देन रेजिलियंस इट इज स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट। नाउ व्हाट इज प्रूफ रेजिलियंस? तो प्रूफ रेजिलियंस इज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट। तो देखिए दोनों का डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, केवल डिफरेंस इतना है कि रेजिलियंस इज स्ट्रेन एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट, बट प्रूफ रेजिलियंस इज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट। पहले इन दोनों को हम डिफाइन कर लें, फिर हम डिफरेंस देखेंगे कि मैक्सिमम वर्ड यूज करने से रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस में क्या डिफरेंस हो जाता है। then it is maximum strain energy absorbed by the body within elastic limit। तो अगर हम एक ग्राफ से समझें कि लेट कोई एक मटेरियल है, उसका लोड एंड डिफॉर्मेशन ग्राफ विद इन इलास्टिक लिमिट है। लेट दिस इज लोड एंड डिफॉर्मेशन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट। अब देखिए प्रोपोर्शनल लिमिट तक लाइन कंप्लीट लीनियर होता है, प्रोपोर्शनल और इलास्टिक लिमिट के पास लाइन लीनियर नहीं होता है, वो कर्व बनना शुरू हो जाता है। बट क्योंकि प्रोपोर्शनल और इलास्टिक इतना क्लोज है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसलिए वो ऑलमोस्ट हमें लीनियर लाइन ही हम ड्रॉ करते हैं। तो जो इलास्टिक लिमिट तक ग्राफ हमारा क्या होगा, लीनियर होगा। तो जो एनर्जी जो इलास्टिक लिमिट के अंदर है, दैट एनर्जी इज नोन एज रेजिलियंस। मीन्स वो भी स्ट्रेन एनर्जी ही है, बट स्ट्रेन एनर्जी क्योंकि इलास्टिक लिमिट के अंदर की बात कर रहे हैं, दैट इज रेजिलियंस। तो प्रूफ रेजिलियंस क्या होगा? तो प्रूफ रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि एनर्जी एट द इलास्टिक लिमिट, मींस एग्जैक्ट इलास्टिक लिमिट तक के अंदर जो टोटल एनर्जी है, दैट टोटल एनर्जी और जो मैक्सिमम एनर्जी इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस। अगर इसको ग्राफ से समझें कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे अलग अलग पॉइंट शो करें कि लेट दिस इज पॉइंट P1 और इस P1 का डिफॉर्मेशन है Δ1। सिमिलरली लेट दिस पॉइंट इज लोड P2, अब P2 का दिस पॉइंट इज डिफॉर्मेशन 2 Δ2, एंड लेट दिस इज पॉइंट PEL लोड एट इलास्टिक लिमिट, एंड दिस इज डिफॉर्मेशन एट EL P3 एंड Δ3। वो हो गया लोड एट 3 विच इज एट इलास्टिक लिमिट, एंड दिस इज Δ3 विच इज लोड एट डिफॉर्मेशन एट इलास्टिक लिमिट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी एट लोड P1, P1 लोड का एनर्जी क्या होगा, तो आप बोलेंगे U इज इक्वल टू हाफ इंटू P1 इंटू Δ1, क्योंकि हम इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करके बता देंगे। तो ये जो एरिया है ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है या इलास्टिक लिमिट से बाहर है, तो हम बोलेंगे ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है, देन दिस इज रेजिलियंस। मींस दिस टर्म इज नोन एज रेजिलियंस एट लोड P1। सिमिलरली अगर आपसे पूछा यह जाता कि डिटरमाइन स्ट्रेन एनर्जी एट लोड P2, P2 पे कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, तो आप बोलेंगे ये एरिया कैलकुलेट करके बताना है। मींस 0 से लेके P2 तक का ये जो टोटल एरिया है, this total area means 0 to P2 is known as energy at P2। तो ये एनर्जी कितना होगा, तो आप बोलेंगे दिस इज U2 एनर्जी विच इज हाफ इंटू P2 इंटू Δ2, एंड दिस इज ऑल्सो रेजिलियंस क्योंकि ये एरिया भी इलास्टिक लिमिट के अंदर है, तो बोलेंगे दिस इज रेजिलियंस एट P2। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए डिटरमाइन स्ट्रेन एनर्जी एट लोड P3, मींस जब बॉडी पे P3 लोड लगाया जो इलास्टिक लिमिट पे है, उस पे एनर्जी कितना एब्जॉर्ब होगा, तो आप ये टोटल एरिया कंप्लीट करके सॉल्व करके बताएंगे। देन दिस टोटल एरिया, एंड टोटल एरिया क्या है, दैट इज U3, एंड दिस इज, ये एरिया भी देखिए इलास्टिक लिमिट के अंदर है, तो अगर ये एरिया इलास्टिक लिमिट के अंदर है, देन दिस इज ऑल्सो रेजिलियंस एट इलास्टिक लिमिट और लोड एट P3। तो सिमिलरली हम यहाँ पे 0 से लेके इलास्टिक लिमिट के पॉइंट तक, 0 से लेके P3 पॉइंट तक और 0 से लेके Δ3 पॉइंट तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोड्स है। मींस हर एक स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स पे अलग अलग लोड होगा, अलग अलग डिफॉर्मेशन होगा, तो हर लोड का एक अपना एनर्जी होता है विद इन इलास्टिक लिमिट। उन सारे एनर्जी को हम बोलते हैं रेजिलियंस।
बट इन सारे रेजिलियंस में से जो सबसे बड़ा रेजिलियंस है, जो मैक्सिमम रेजिलियंस है, या जो मैक्सिमम एनर्जी है विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस। तो देखिए इस तरीके से जो मैक्सिमम एनर्जी इलास्टिक लिमिट तक कौन है, दैट इज U3 पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस। यही था डिफरेंस रेजिलियंस एंड प्रूफ रेजिलियंस। इसका मतलब ये पता चला कि जब भी आपको कोई ग्राफ दे और आपसे बोले कि डिटरमाइन प्रूफ रेजिलियंस, तो आप क्या करेंगे कि इलास्टिक लिमिट तक जो भी एरिया ट्रायंगल का दिख रहा है उस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करके बता देंगे, दैट इज प्रूफ रेजिलियंस। बट कभी भी आपसे बोले जाएगा डिटरमाइन रेजिलियंस, तो वो मेंशन करेगा कि रेजिलियंस कौन से पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि रेजिलियंस के तो यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट का अपना एक रेजिलियंस है। इसलिए रेजिलियंस के साथ वो हमेशा लोड मेंशन करता है, बट प्रूफ रेजिलियंस इज ऑलवेज द एनर्जी एट और रेजिलियंस एट इलास्टिक लिमिट। तो इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस को। और ये दोनों ही टर्म्स एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट क्योंकि एनर्जी को हम लोग इलास्टिक लिमिट के अंदर हमने लिमिट कर दिया है, तो इसलिए इसका एक अलग हमने नाम यूज किया, दैट इज रेजिलियंस एंड प्रूफ रेजिलियंस। इलास्टिक लिमिट के बाहर भी स्ट्रेन एनर्जी ही है, बट क्योंकि वो स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक लिमिट के अंदर नहीं है, विद इन इलास्टिक नहीं है, तो उसे हम रेजिलियंस या प्रूफ रेजिलियंस नहीं बोल सकते हैं। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला देखें कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर द प्रूफ रेजिलियंस एंड व्हाट इज द फार्मूला फॉर द स्ट्रेन एनर्जी, तो हम लिख सकते हैं कि एनर्जी इज हाफ इंटू पी इंटू, अगर एनर्जी हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा है तो चेंज इन लेंथ इज पी एल अपॉन ए ई, और अगर चेंज इन लेंथ पी एल अपॉन ए ई है तो वहां पे पी एल अपॉन ए पुट करें, देन दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर एल अपॉन 2 ए ई। देन दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेन एनर्जी। इसी फॉर्मूला को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई और एरिया से डिवाइड कर दें, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विथ एरिया एंड डिवाइड इट विथ एरिया, तो देखिए नीचे जो इक्वेशन है एरिया इंटू एरिया, दिस इज एरिया स्क्वायर, और ऊपर है पी स्क्वायर। तो हमें पता है कि पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज स्ट्रेस का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में बच गया हमारा 2 इंटू यंग्स मॉडुलस, और न्यूमरेटर में हो गया एरिया इंटू लेंथ विच इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। देन स्ट्रेन एनर्जी का एक और फॉर्मूला मिला स्ट्रेस के टर्म में, दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2e इंटू वॉल्यूम। नेक्स्ट, इसी सिग्मा स्क्वायर को हम सिग्मा इंटू सिग्मा भी लिख सकते हैं, और जब सिग्मा इंटू सिग्मा लिखेंगे, जो कि सबसे पहले हाफ को अगर हम बाहर रखें, इंटू सिग्मा इंटू sigma by E into volume, and we know that sigma into E is strain, what is longitudinal strain, जो हमें हुक्स लॉ से मिला था। then we can write energy is equal to half into stress into strain into volume of the body, then this is also formula for strain energy। तो ये सारे फॉर्मूला स्ट्रेन एनर्जी के ही है। पहला फॉर्मूला था हाफ पी डेल्टा, जब प्रॉब्लम में आपको लोड और डिफॉर्मेशन दे तो डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कर लें ट्रायंगल का एरिया। जब आपको डिफॉर्मेशन का वैल्यू ना दे, केवल लोड दे, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे पी स्क्वायर एल अपॉन 2e। जो आपको लोड नहीं दिया हुआ है, किसी पॉइंट का स्ट्रेस दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे सिग्मा स्क्वायर बाय 2e इंटू वॉल्यूम। और जब आपको स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन भी दे दे, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेन एनर्जी डेवलप्ड इन अ बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट। ये सारी एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो विद इन इलास्टिक लिमिट का फॉर्मूला लिखा है। तो ये सारे फॉर्मूला रेजिलियंस का भी फॉर्मूला है, क्योंकि जिस पॉइंट का लोड और जिस पॉइंट का स्ट्रेस दिया होगा उसी को आप बोल देंगे रेजिलियंस। और क्योंकि ये जितने भी फॉर्मूला वैलिड है वो कहां तक है, इलास्टिक लिमिट तक ही है, या हम बोल सकते हैं विद इन हुक्स लॉ, जहां तक हुक्स लॉ फॉलो होता था प्रोपोर्शनल लिमिट तक है। बट क्योंकि प्रोपोर्शनल इलास्टिक से बहुत क्लोज है तो हम उसे इलास्टिक लिमिट बोल सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मूला। बट अगर इसी में आपसे प्रूफ रेजिलियंस का फॉर्मूला पूछ दे, देन वी नो दैट प्रूफ रेजिलियंस इज रेजिलियंस एट इलास्टिक लिमिट। तो इन्हीं सारे फॉर्मूला में आप जब वैल्यूज इलास्टिक लिमिट का लिखना शुरू कर देंगे तो वो फॉर्मूला प्रूफ रेजिलियंस का बन जाएगा। लाइक जिसको हम बोल सकते हैं यू प्रूफ, which is equal to half into stress at elastic limit into
स्ट्रेन एट इलास्टिक लिमिट इनटू वॉल्यूम, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज सिग्मा एट इलास्टिक लिमिट का होल स्क्वायर इनटू वॉल्यूम अपॉन 2E. So these are the two important formula for the determination of proof resilience in the body. या अगर आपको लोड दे रखा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लोड रेजिलियंस का इलास्टिक लिमिट पे पुट कर देंगे तो वो फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए प्रूफ रेजिलियंस का। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि प्रूफ रेजिलियंस इज टोटल एरिया अंडर लोड एंड डिफॉर्मेशन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट, ना कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे लोड एंड डिफॉर्मेशन कर्व, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी लोड से ही डिफाइन होता है, नॉट बाय द स्ट्रेस। तो इलास्टिक लिमिट तक जो भी लोड और डिफॉर्मेशन का टोटल एरिया है, जो ट्रायंगल एरिया है, दैट ट्रायंगल एरिया इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस। नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। अब हम लोग देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कुछ नहीं है, इट इज प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। इन शॉर्ट अगर बोले तो एम आर दैट इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज पी आर दैट इज प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर फॉर्मूला देखें प्रूफ रेजिलियंस का, जितने भी फॉर्मूला था अगर आप उसको वॉल्यूम से डिवाइड करना शुरू कर दें तब जो फॉर्मूला बचता है दैट इज फॉर्मूला फॉर द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, लाइक सिग्मा ई एल स्क्वायर अपॉन 2E और हाफ इंटू स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट इंटू स्ट्रेन एट इलास्टिक लिमिट। तो देखिए जब हाफ पी डेल्टा हमने लिखा था रेजिलियंस का फॉर्मूला, तो वो रिप्रेजेंट करता था लोड और डिफॉर्मेशन कर्व। अभी यहां पे हमने लिखा है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन एट इलास्टिक लिमिट, इट मींस मॉडुलस ऑफ रिप्रेजेंटिंग एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट। एक चीज देखिए कि प्रूफ रेजिलियंस का यूनिट था न्यूटन मीटर दैट इज जूल पर मीटर क्यूब दैट इज वॉल्यूम। तो न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का कोई यूनिट होगा नहीं, तो स्ट्रेस का यूनिट इज आल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट मींस मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर ये इलास्टिक लिमिट है तो इलास्टिक लिमिट तक ये जो टोटल एरिया आपको दिखता है, दिस टोटल एरिया इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। इट मींस हम अगर डिफाइन करें तो जो भी डेफिनेशन आप प्रूफ रेजिलियंस का लिखे थे उसी डेफिनेशन में अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम लिखना शुरू कर दें देन इट रिप्रेजेंट्स मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। इट इज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम विद इन इलास्टिक लिमिट। तो ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रूफ रेजिलियंस एरिया अंडर लोड एंड डिफॉर्मेशन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट था, तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको यहां से ध्यान रखना है, दैट इज इन नोट कि जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। इसके फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं है, मींस एमआर जो है वो वॉल्यूम के डिपेंडेंट नहीं होगा। मींस ये जो एनर्जी स्टोर करता है वो एक यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर करता है वो रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। बट प्रूफ रेजिलियंस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रूफ रेजिलियंस वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है क्योंकि वो टोटल एनर्जी बताता है, और टोटल एनर्जी अगर बॉडी का वॉल्यूम का साइज बड़ा होगा तो वो एनर्जी अधिक स्टोर करेगा, वॉल्यूम का साइज छोटा होगा तो एनर्जी कम स्टोर करेगा, तो वो रिप्रेजेंट करेगा प्रूफ रेजिलियंस। बट अगर यूनिट वॉल्यूम, वो वॉल्यूम का साइज बड़ा हो या छोटा हो, वो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो बताइए हम यहां से बोल सकते हैं कि वॉल्यूम को घटने बढ़ने से प्रूफ रेजिलियंस तो बढ़ता घटता है, बट एमआर वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। हेंस एमआर इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बट पीआर इज नॉट अ प्रॉपर्टी बिकॉज पीआर इज अ एनर्जी, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, बट एमआर इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। So I hope you have understood this total concept regarding the strain energy, resilience,
प्रूफ रेजिलियंस एंड मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। तो एक प्रॉब्लम हम समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम आपको कैसा दिया होगा और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक प्रॉब्लम दे रखा है कि एक बॉडी है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 200 mm स्क्वायर है एंड लेंथ इज 1 मीटर, is subjected to an axial load 10 kilonewton which is applied gradually, means gradual tensile load दे रखा है P 10 किलो न्यूटन का। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल। अब बोला है डिटरमाइन एनर्जी, मतलब एनर्जी किस पे, तो उस P लोड पे, क्योंकि P जब 10 न्यूटन का लोड होगा तो उस पे एनर्जी कितना एब्जॉर्ब होगा ये आपसे पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट एनर्जी। तो देखिए, जब लोड और डिफॉर्मेशन था तो हम डायरेक्टली हाफ पी डेल्टा यूज कर सकते थे, क्योंकि डेल्टा नहीं दिया तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे पी स्क्वायर एल अपॉन 2 ए। पी इज 10 किलो न्यूटन, उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दें। होल स्क्वायर, लेंथ इज 1 मीटर, अगर एमएम में कन्वर्ट करें 1000, 2 इंटू एरिया इज 200 mm स्क्वायर, और ई दे रखा है गीगा में, कन्वर्ट करेंगे मेगा में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एनर्जी का यूनिट आ जाएगा न्यूटन एमएम, बिकॉज ऑल द डायमेंशंस आर टेकन इन न्यूटन, फोर्सेस इन न्यूटन एंड डायमेंशंस आर टेकन इन एमएम। तो एनर्जी हो गया हमारा न्यूटन एमएम। जो भी वैल्यू आएगा इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। अब बोला है कि डिटरमाइन पीआर एंड एमआर। अब आपको यह पता होना चाहिए कि प्रूफ रेजिलियंस एंड मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें इलास्टिक लिमिट चाहिए। तो इलास्टिक लिमिट का आपको स्ट्रेस दे रखा है 250 मेगा पास्कल। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट फॉर्मूला फॉर पी आर। अब पी आर का फॉर्मूला स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में क्या था, दैट इज सिग्मा इलास्टिक लिमिट होल स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वॉल्यूम। जस्ट पुट द वैल्यूज, सिग्मा इज 250 का स्क्वायर, वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, जिसमें एरिया दे रखा है 200 mm स्क्वायर एंड लेंथ इज 1000 mm, एंड E is 200 गीगा पास्कल इंटू 2E। गीगा पास्कल को कन्वर्ट कर दिया मेगा पास्कल में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, न्यूमेरिकली आपने पुट कर दिया है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, पीआर के भी एक यूनिट, पीआर का क्या होता था, एनर्जी ही तो होता है, और एनर्जी होता है तो इसका भी यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन एमएम होगा, बिकॉज सारे डायमेंशन हमने यहाँ पे एमएम में पुट किए हैं और फोर्सेस हमारा न्यूटन में है। मेगा पास्कल दैट इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो जब एनर्जी मिल गया एट 10 किलोटन का लोड, अब पीआर मिल गया, एंड दिस पीआर इज टोटल एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर जो टोटल एनर्जी है दैट इज पीआर। नाउ वी विल कैलकुलेट एमआर। और अब हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो भी आप प्रूफ रेजिलियंस यहाँ पे कैलकुलेट किए होंगे, लेट दिस इज एक्स, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे अपॉन वॉल्यूम, वी नो दैट इट इज वॉल्यूम इज 200 इंटू 1000। जब आप इसको सॉल्व करें तो देखिए, पी आर है जूल में नहीं है, वो न्यूटन एमएम में है, और वॉल्यूम है हमारा मीटर क्यूब में। तो यहां से यूनिट जो भी कैलकुलेशन होगा डेट विल कम इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर विच इज मेगा पास्कल। तो इसी तरीके से आपको यहां से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। कंसेप्ट ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा सेकंड लर्निंग आउटकम भी अचीव हो चुका है, जिसमें था डिफाइन रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो आई होप you have understood this topic. Now we will go to our third learning outcome, that is define toughness and modulus of toughness. तो देखते हैं टफनेस क्या होता है। तो देखिए, अब तक हमने जो भी एनर्जी के बारे में स्टडी किया वो एनर्जी कहां तक था, तो विद इन इलास्टिक लिमिट था, विद इन टेम्पररी डिफॉर्मेशन था, मीन्स जब तक बॉडी टेम्पररी डिफॉर्मेशन में होता है। नाउ वी विल कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, मीन्स बॉडी जब तक ब्रेक ना कर जाए, जब तक वो फ्रैक्चर ना हो जाए, तब तक वो जो भी एनर्जी स्टोर किया है दैट टोटल एनर्जी इज नोन एज टफनेस of the body. Then we can say that
इट इज स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी बिफोर फ्रैक्चर, या और अप टू द फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने तक जो भी एनर्जी स्टोर हुआ है उसी को हम बोलते हैं टफनेस। तो टफनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोड एंड डिफॉर्मेशन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पी एंड चेंज इन लेंथ, और जो भी मटेरियल का लोड और डिफॉर्मेशन ग्राफ होगा, लेट दिस इज द ग्राफ फॉर लोड एंड डिफॉर्मेशन अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, दिस इज फ्रैक्चर पॉइंट एफ पी। तो इस फ्रैक्चर पॉइंट तक ये जो टोटल एरिया है, दिस टोटल एरिया इज नोन एज टफनेस ऑफ द बॉडी। अब आते हैं ये टफनेस रिप्रेजेंट क्या करता है। तो टफनेस मटेरियल का इम्पैक्ट स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है, कि एक मटेरियल पे जब हम इम्पैक्ट लोड लगाएंगे तो वो बॉडी इम्पैक्ट लोड को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी को बताता है, कि वो मटेरियल अगर टफनेस हाई है तो उसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हाई होगा, मीन्स वो हाई इम्पैक्ट लोड को रेजिस्ट कर पाएगा। इम्पैक्ट लोड को रेजिस्ट कर पाएगा मीन्स वो एनर्जी जो एब्जॉर्व करेगा वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व कर लेगा, और जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व करेगा तो लोड का इफेक्ट बॉडी पे ट्रांसफर नहीं होगा, तो बॉडी हमारा फ्रैक्चर होने से बच जाएगा। तो मटेरियल का टफनेस अगर हाई होने से वो पूरे इम्पैक्ट लोड को रेजिस्ट कर पाता है, हेंस वी कैन से दैट टफनेस इज इंडेक्स ऑफ इट्स इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। तो टफनेस इज इंडेक्स ऑफ इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। टफनेस का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ग्राफ हमारा लीनियर नहीं होता है। जितने भी फॉर्मूला हमने स्टडी किया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, that all formula is only up to the elastic limit or up to proportional limit, because up to that point graph is linear। क्योंकि उसके बाद ग्राफ लीनियर नहीं है तो हम यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला को स्टडी यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि सारे फॉर्मूला हम हुक्स लॉ से ही डिराइव करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो ये मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस इज द टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम, मींस जो डिफरेंस रिजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस का था वही सेम डिफरेंस टफनेस एंड मॉडुलस ऑफ टफनेस का है। मॉडुलस ऑफ टफनेस विच इज mt डिनोटेड बाय mt इज नोन एज टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका भी यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। And because toughness is energy, hence its unit is Newton मीटर। तो देखिए हम बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ टफनेस इट इज स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम बिफोर फ्रैक्चर। मींस टफनेस के डेफिनेशन में आप पर यूनिट वॉल्यूम लगा दें तो दैट डेफिनेशन विल बी फॉर द मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। अब हम जो भी बातें यहाँ पे कर रहे हैं वो फ्रैक्चर पॉइंट तक कर रहे हैं। तो क्योंकि मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस था वो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था विद इन इलास्टिक लिमिट, तो हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ टफनेस इज एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। इट इज एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। दिस इज द मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टू टर्म्स। तो यहां पे दो नोट ध्यान रखेंगे, और वो नोट में ये है कि जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ टफनेस, ये जो दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मटेरियल के, ये जो प्रॉपर्टीज को हम कंसिडरेशन में तभी लेते हैं जब बॉडी पे इंपैक्ट लोड होता है। भले ही हमने यहाँ पे सारे फॉर्मूला ग्रेजुअल के लिए लिखा है, but these two important properties are considered when body is subjected to impact load or shock load or sudden load। तो impact load भी बोल सकते हैं या shock load बोल सकते हैं और sudden load बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस एंड मॉडुलस ऑफ टफनेस आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच इज कंसिडर्ड व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट लोड और सडन लोड और शॉक लोड। और सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट है वो ये है कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज ओनली विद इन इलास्टिक लिमिट, मींस जब हमें बॉडी में टेम्पररी डिफॉर्मेशन कराना हो, जब हम चाहते हैं कि बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन ना हो, देन वी स्टडी ओनली अबाउट एनर्जी विद इन रेजिलियंस, एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस था। और जब हमें बॉडी को परमानेंट डिफॉर्मेशन कराना हो, जब बॉडी में फ्रैक्चर से बचाना हो, देन वी स्टडी मॉडुलस ऑफ टफनेस। इट मींस वी कैन से दैट मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज कंसिडर्ड फॉर इलास्टिक डिफॉर्मेशन,
but modulus of toughness is considered for plastic deformation. So these are the very important statements and properties related with strain energies. तो अभी हमने जो भी एनर्जी पढ़ा, that energy is only due to एक्सियल लोड. अगर बॉडी पे एक्सियल लोड है तो ये एनर्जी होंगे. बाकी जितने भी एनर्जी हैं, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर लोड. फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट. ये सारे एनर्जीज अलग अलग चैप्टर्स में आपको यूज होंगे. तो अभी केवल अपने फर्स्ट चैप्टर में ओनली वी आर स्टडिंग अबाउट द एक्सियल लोड. तो हमने यहाँ पे आपको केवल एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोड बताया है. बाकी जब भी जो लोड आएगा उसके रिलेटेड जो भी एनर्जी होगा वो पूरे सॉम में अलग अलग यूनिट्स में हम उसको स्टडी करेंगे. और इसी के साथ हमारा तीसरा लर्निंग आउटकम भी अचीव हो गया, जिसमें था डिफाइंड टफनेस and modulus of toughness. So I hope till now you have understand this topic. Now we will go to explain the relation between impact and gradual load. अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट लोड एंड ग्रेजुअल लोड. मीन्स किसी भी अगर एक बॉडी पे ग्रेजुअल लोड अगर लगाया जाए तो उसका स्ट्रेस का कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं, और अगर उसी बॉडी पे अगर इम्पैक्ट लोड हो तब जो स्ट्रेस का कैलकुलेशन होगा वो कैसा होगा. तो जब आप इम्पैक्ट लोडिंग होता है तो इम्पैक्ट लोडिंग होता क्या है, तो एक लोड जो किसी एक हाइट से किसी एच डिस्टेंस से फ्री फॉल होके गिरे किसी एक बॉडी पे, तो ऐसे लोड्स को हम बोलते हैं इम्पैक्ट लोडिंग. तो इम्पैक्ट लोडिंग्स के कैलकुलेशंस में हमें इम्पैक्ट फैक्टर एक इंपॉर्टेंट टर्म बनता है, इम्पैक्ट फैक्टर. और इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, तो इम्पैक्ट फैक्टर इज 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2h अपॉन डेल्टा स्टैटिक. देन दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पैक्ट फैक्टर, where delta static is deformation in a body due to static load, that is gradual load, where डेल्टा स्टैटिक लोड लेंथ अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस. तो अगर डेल्टा स्टैटिक के वैल्यू को अगर हम इम्पैक्ट फैक्टर पे पुट करें, देन इम्पैक्ट फैक्टर आई एफ विल बिकम 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2HAE अपॉन WL. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पैक्ट फैक्टर. तो अगर इम्पैक्ट फैक्टर ये है तो व्हाट इज इम्पैक्ट स्ट्रेस? इम्पैक्ट स्ट्रेस इज स्ट्रेस ड्यू टू इम्पैक्ट लोड. मीन्स कोई भी लोड अगर इम्पैक्ट लोड है तो उसके कारण जो बॉडी पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, डेट इज इम्पैक्ट स्ट्रेस, इज इक्वल टू सिग्मा स्टैटिक इनटू इम्पैक्ट फैक्टर. मीन्स स्टैटिक लोड के कारण और ग्रेजुअल लोडिंग्स के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, उस स्ट्रेस पे अगर आप इम्पैक्ट फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन कर दें तब जो हमारा स्ट्रेस बनेगा, डेट स्ट्रेस विल बी ड्यू टू इम्पैक्ट स्ट्रेस. लाइक सिग्मा स्टैटिक क्या होगा फिर? देन सिग्मा स्टैटिक कैन बी रिटन एज लोड अपॉन एरिया, दैट इज लोड अपॉन एरिया इनटू इम्पैक्ट फैक्टर. तो इम्पैक्ट फैक्टर का अगर हमें फॉर्मूला पता है और इसमें हम लोड अपॉन एरिया मल्टीप्लाई कर दें, देन इम्पैक्ट स्ट्रेस कैन बी डिटरमाइन, और इम्पैक्ट स्ट्रेस विल बी इक्वल टू W अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस under root. Then this is an important relation which will be used in the calculation of impact stress. तो जब भी आपको impact stress का कैलकुलेशन करना पड़े तो आप फॉर्मूला लिखेंगे लोड अपॉन एरिया, जो भी इम्पैक्ट लोड का मैग्नीट्यूड दिया होगा, वायर W इज मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट लोड. तो W इज मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट लोड अपॉन A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2 इंटू एच, जिस हाइट से बॉडी फॉल हो रहा है डेट एच, इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस होल डिवाइडेड बाई 2HAE डिवाइडेड बाई लोड इंटू लेंथ. या इसको आप जनरली ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर इम्पैक्ट फॉर्मूला आपको अगर कंफ्यूजिंग लगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगे, तो आप केवल इतना ध्यान रखिए कि इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2H अपॉन डेल्टा स्टैटिक. अब जब भी डेल्टा स्टैटिक इम्पैक्ट लोड दिया हुआ है तो उस इम्पैक्ट लोड के कारण आप डेल्टा स्टैटिक कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज PL अपॉन A और WL अपॉन A.
जब उस डब्ल्यू एल अपॉन ए के डेल्टा स्टैटिक की जगह रख देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2h ए अपॉन डब्ल्यू एल प्लस 1 अंडर रूट बाहर में प्लस 1, then it will be the impact factor. अब impact stress चाहिए तो static stress होता है load upon area multiplied by impact factor. Similarly, अगर deformation due to impact load चाहिए, that is delta impact, तो delta impact is equal to delta of static into impact factor. जो इम्पैक्ट फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई डब्ल्यू एल अपॉन ए कर दें, दैट इज डेल्टा स्टैटिक, तो हमारे कैलकुलेशन मिल जाएगा इम्पैक्ट डिफॉर्मेशन के लिए, और डिफॉर्मेशन और इलोंगेशन ड्यू टू इम्पैक्ट लोडिंग्स के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो हम यूज करते हैं इन केस ऑफ इम्पैक्ट लोड। नाउ इफ h इज 0, अगर आपके प्रॉब्लम में हाइट मेंशन्ड ही ना किया हो, मीन्स बॉडी पे हाइट 0 दे रखा हो, तो जब आप हाइट 0 करते हैं तो ऐसे ही लोडिंग्स को हम बोलते हैं सडन लोड। देन दिस इज द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन सडन लोड एंड इम्पैक्ट लोड। तो सडन लोड में हाइट नहीं होता है, सडन लोड में केवल अमाउंट ऑफ लोड, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड बॉडी पे डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है, बट वही मैग्नीट्यूड ऑफ लोड किसी हाइट से फ्री फॉल करा के अगर अप्लाई किया जाएगा तो ऐसे लोड्स को हम इम्पैक्ट लोड बोलते हैं। When h becomes 0, then the impact load becomes sudden load, और जब h 0 हो जाएगा then impact factor will be is equal to 2, because of h की जगह वैल्यू 0 पुट करें, then the other term will be 0, then 1 plus under root 1 will be impact factor is equal to 2, और अगर सडन लोड की कंडीशन में इम्पैक्ट फैक्टर 2 है, देन सिग्मा सडन stress due to sudden load is W upon A, that is static stress, into impact factor, that is 2W upon A. Similarly, deformation due to sudden load will be 2 times of, that is impact factor times of static deformation, that is WL upon AE. तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि अगर बॉडी पे एक ग्रेजुअल लोड है तो उसका जो स्ट्रेस होगा वो हाफ होता है इन कंपैरिजन टू अगर उतना ही लोड अगर बॉडी पे हम सडनली अप्लाई करें। मींस अगर 10 किलो न्यूटन का लोड अगर ग्रेजुअल अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी अगर 50 मेगापास्कल स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, तो उतना ही 10 किलो न्यूटन का लोड अगर हम सडन अप्लाई करेंगे तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा दैट विल बी 100 मेगापास्कल, दैट इज 50 into 2, दैट इज इम्पैक्ट फैक्टर। सिमिलरली अगर 10 किलो न्यूटन का लोड किसी बॉडी पे सडन अप्लाई करने से 2 mm का डिफॉर्मेशन देता है, तो 10 किलो न्यूटन का लोड ग्रेजुअल अप्लाई करने से 1 mm का डिफॉर्मेशन देगा। Now, stress due to sudden load, that is sudden stress, is twice of stress due to gradual load, that is static stress. तो gradual loadings के कारण जो स्ट्रेस होता है वो स्टैटिक स्ट्रेस कहलाता है, जो लोड अपॉन एरिया होता है, और जो डिफॉर्मेशन होता है वो स्टैटिक डिफॉर्मेशन होता है, डेट इज डब्ल्यू एल अपॉन ए और पी एल अपॉन ए। अगर इम्पैक्ट लोड होगा तो आप h को कंसीडर करेंगे तो पहले इम्पैक्ट फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे और स्टैटिक में इम्पैक्ट फैक्टर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो इम्पैक्ट स्ट्रेस और इम्पैक्ट डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला देगा। अगर उसी इम्पैक्ट फैक्टर के फॉर्मूला में अगर आप हाइट को 0 पुट कर दें तो वो सडन लोड कहलाएगा, और जब सडन लोड होगा तब जो सडन स्ट्रेस होगा वो 2 into W upon A कहलाएगा, और सडन डिफॉर्मेशन इज 2 into WL upon AE कहलाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस टर्म्स। इसी इम्पैक्ट लोड को हम शॉक लोड भी बोलते हैं, दैट इम्पैक्ट लोड इज ऑल्सो नोन एज शॉक लोड। एंड व्हाट इज सडन लोड? व्हेन हाइट बिकम्स 0 देन दैट इम्पैक्ट और शॉक लोड इज नोन एज सडन लोड। तो अगर एक प्रॉब्लम से समझ लें कि अगर एक बॉडी है जिसका वेट दे रखा है 20 किलो न्यूटन, दिस वेट इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से फॉल हो रहा है, दैट इज 10 mm। यंग्स मॉडुलस दे रखा है 200 गीगा
पास्कल। लेंथ ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी इज 200 mm²। तो बोला है डिटरमाइन इम्पैक्ट स्ट्रेस एंड इम्पैक्ट डिफॉर्मेशन, that is stress and change in length due to impact load। तो सबसे पहले हमें इम्पैक्ट फैक्टर को कैलकुलेट करना है, और इम्पैक्ट फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए उससे भी पहले हमें स्टैटिक डिफॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है, that is change in length static and change in length as deformation static is WL/AE। अगर ये लोड एक्सियल लोड है तो जो डिफॉर्मेशन होगा वो WL/AE होगा। आप लोड दे रखा है, लेंथ दे रखा है, एरिया दे रखा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, इसको पुट करके यहाँ पे आप डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए लोड, लेंथ, एरिया और यंग्स मॉडुलस को पुट करें तो चेंज इन लेंथ आ जाएगा, एंड दैट चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू 0.5 mm। अगर डेल्टा एल स्टैटिक 0.5 mm है देन इम्पैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2h, दैट इज 2 into height is 10 mm divided by delta static is 0.5। After solving this you will get impact factor which is equal to 7.4। अगर impact factor हमें 7.4 मिल गया तो हम now we can determine impact stress, then impact stress is impact factor into static stress, and static stress is load upon area। load is given and area is given। load हमें दे रखा है 20 kilonewton, that is 20 into 10 cube upon air cross sectional area is 200। After solving this you will get impact stress which will be in megapascal, and then we can determine deformation impact, that is delta L impact, and delta L impact is equal to impact factor, that is 7.4 into delta L static, that is 0.5। After solving this you will get delta L impact in mm। मीन्स हमें इम्पैक्ट स्ट्रेस और चेंज इन लेंथ ड्यू टू इम्पैक्ट लोड, ये दोनों ही इम्पैक्ट लोड के कारण स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल मेथड है। इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और उसमें स्टैटिक स्ट्रेस और स्टैटिक डिफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई करते जाए तो इम्पैक्ट स्ट्रेस और इम्पैक्ट डिफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज रिलेशंस between impact load and gradual load, stress due to impact load and gradual load, and deformation due to impact load and gradual load। तो ग्रेजुअल लोड का डिफॉर्मेशन इम्पैक्ट लोड के डिफॉर्मेशन से हाफ होता है, ग्रेजुअल लोड का स्ट्रेस इम्पैक्ट लोड के स्ट्रेस के हाफ होगा इन केस ऑफ सडन लोड, और अगर इम्पैक्ट लोडिंग्स है तो हाइट मेंशन है तो इम्पैक्ट फैक्टर टाइम्स कम होगा। और इसी के साथ हमारा चौथा लर्निंग आउटकम भी अचीव हो गया, दैट इज एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट लोड एंड ग्रेजुअल लोड। होप आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर you have understood all these 4 learning outcomes, that is explain the concept of strain energy, जहां पे हमने strain energy के बारे में पढ़ा कि it is work done by the load। then define resilience, proof resilience and modulus of resilience, जहां पे हमने ये अलग अलग तीनों टर्म्स को डिफाइन किया कि एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होता है और एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है। देन डिफाइन टफनेस एंड मॉडुलस ऑफ टफनेस, जब उसी स्ट्रेन एनर्जी को हम फ्रैक्चर पॉइंट तक कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे देन दैट इज नोन एज टफनेस, एंड टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम इज मॉडुलस ऑफ टफनेस। एंड लास्ट एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट लोड एंड ग्रेजुअल लोड, जहां पे हमने इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में पढ़ा, इम्पैक्ट स्ट्रेस, सडन स्ट्रेस, इम्पैक्ट डिफॉर्मेशन, सडन डिफॉर्मेशन, स्टैटिक डिफॉर्मेशन और स्टैटिक स्ट्रेस के बारे में स्टडी किया है।